हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अब केमिस्ट्री। अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जिन्होंने मेजर केमिस्ट्री लिया है उनका है पेपर सेकंड, और जिन्होंने केमिस्ट्री माइनर लिया है या ओपन इलेक्टिव उनके लिए भी ये पेपर रहेगा, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि है आपकी भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा। भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा, नॉलेज ट्रेडिशनल ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, यानी कि जो प्राचीन समय में रसायन किस तरह से था उसकी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड, यहाँ पर उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, अब यह ज्ञात है कि कीमिया रसायन विज्ञान का पुराना नाम है। कीमिया किसका पुराना नाम है? रसायन विज्ञान का। ने भारत में काफ़ी प्रगति की थी। विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग करने वाले आयुर्वेद ने भी रसायन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हाइड्रोकेमिस्ट्री के रूप में विकसित हुआ, जो दवा से निकटता से संबंधित था। रसायन विज्ञान के विकास के लिए दो मुख्य प्रोत्साहन मनुष्य की सदियों पुरानी इच्छाएं थी, हमेशा के लिए जीने की और अमीरी बनने की। एक अमृत विकसित करने और आधार धातुओं को सोने में बदलने के शुरुआती प्रयास से अधिकांश रसायन विज्ञान विकसित हुई। यानी कि जो रसायन विज्ञान थी पुराने समय में क्या किया जाता था, जैसे मनुष्य को अमृत प्राप्ति के लिए भी इन्होंने रसायन के बारे में जानकारी थी, और जैसे धातु वगैरह से हम सोना बनाते हैं, ये प्रोसेस जानने के लिए भी रसायन के बारे में जानकारी इनको थी। जिसके अंतर्गत देखते हैं हम फर्स्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रारंभिक समाज था, जिसने सड़कों, सार्वजनिक स्नानघर, मंदिरों और अन्य जो भंडार है आदि के रूप में चित्रित एक विस्तृत शहरी व्यवस्था विकसित की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही ये सब सारी व्यवस्था हुई थी। उनके पास मिट्टी के बर्तनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, समर्थित ईंटों के घर, उनकी एक लिपि थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में प्रारंभिक रसायन विज्ञान की कहानी यहीं से शुरू होती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो रसायन है शुरुआती दौर पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे मिट्टी के बर्तन के बारे में देख लेते हैं हम किस तरह से बने थे। इसे सबसे प्रारंभिक रासायनिक प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है, जिसमें वांछित गुण प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित ढाला और जलाया जाता था। राजस्थान के रेगिस्तान में मिट्टी के बर्तनों के हजारों टुकड़े मिले, जो आकार और रंग में भिन्न थे। वे दिखाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के लोग जली हुई मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जानते थे। हड़प्पा में रंगीन और पहिए से बने मिट्टी के बर्तन मिले। मिट्टी के बर्तनों को ज्यामितीय और फूलों के पैटर्न के साथ साथ मानव और जानवर की आकृतियाँ सहित विभिन्न डिजाइन के से सजाया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर बात सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या होगा कि ये जो मिट्टी से बने बर्तन, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें, किस तरह से बनाए जाते थे और किस तरह से उनकी ज्यामिति यानी कि स्ट्रक्चर बनाई जाती थी। जैसे यहाँ देखते हैं हम मोहनजोदड़ो में चमकीले मिट्टी के बर्तन के अवशेष भी मिले। ईंट के अंतर्गत मकान, नालियाँ, चारदीवारी, सार्वजनिक स्नानघर आदि बनाए जाते थे। और जैसे देखते हम सीमेंट के बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक कुएं के निर्माण में जिप्सम सीमेंट का प्रयोग किया गया था, मतलब बहुत पहले भी सीमेंट का प्रयोग किया गया था। यह हल्के भूरे रंग का था। इसमें रेत, मिट्टी और क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट और चूने के कुछ अंश, यानी थोड़ी मात्रा में उसमें चूना भी होगा। फिर देखते हैं हम खनिज के बारे में भी जानकारी मिलती है हमें। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पाद जैसे कि औषधीय अवयव, मलहम, बाल धोने आदि के लिए कई खनिजों का उपयोग करते थे। मतलब खनिज का भी उस समय से ही उपयोग किया जाता था। फाइनेस जो एक प्रकार का प्रोटोग्लास है, हड़प्पा वासियों में काफ़ी लोकप्रिय था और इसका उपयोग आभूषण के लिए किया जाता था। मतलब जो भी आभूषण वगैरह पहने जाते थे या फिर जो बनाए जाते थे उनमें क्या यूज़ करते थे हम, इसका
यूज़ करते थे प्रोटोग्लास का। उन्होंने शीशा, चांदी, सोना और तांबे की तरह तरह की वस्तुओं को भी गलाया और गढ़ा। मतलब ये जो सोना, चांदी, तांबा था, उनको क्या किया इन्होंने, गलाया और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई। और कलाकृतियों को बनाने के लिए तांबे का कठोरता में सुधार के लिए टीन और आर्सेनिक का भी इस्तेमाल करते थे। यानी कि तांबे की कठोरता को थोड़ा सा हम सुधार करने के लिए क्या मिक्स करते थे, टीन और आर्सेनिक। ओके, जैसे सेकंड पॉइंट में बात करें हम ऐतिहासिक काल। ऋग्वेद के अनुसार इस काल में चमड़े की टेनिंग और कपास की रंगाई का अभ्यास किया जाता था। लगभग देखो यहाँ पर 1000 से लेकर 400 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान उन्होंने एक विशेष प्रकार के पॉलिश किए हुए भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए, जिन्हें पेटेंट ग्रेवेयर कहा। मिट्टी के बर्तनों की अन्य किस्में, उदाहरण के लिए लाल या उत्तरी ब्लैक पॉलिश वेयर 600 से 200 ईसा पूर्व भी बाद में बनाई गई। ये वेयर भट्टी के तापमान के साथ साथ घटते वातावरण का नियंत्रण में भी महारता का संकेत देते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि जो प्राचीन समय में किस तरह से ये चीज़ें बनाई जाती थी, उन सब की जानकारी हमें इससे मिलती है। यहाँ पर आप लोग पढ़ के देख सकते हो कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो, वेदों के बाद ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण जैसे शास्त्रीय ग्रंथ आए, जो कि इस अवधि की रासायनिक गतिविधियों के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी देते हैं। इनमें भी बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें। उसके बाद देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस अवधि का एक वैज्ञानिक मील का पत्थर था। यानी कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, उसमें भी बहुत सारी जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जैसे ये चिकित्सा के बारे में शल्य चिकित्सा पर 2 प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो चिकित्सा यानी कि मेडिकल से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। उनमें उस समय का रासायनिक ज्ञान संकलित था, जो विशेषकर औषधियों से संबंधित था। यानी कि जो भी औषधि से संबंधित इलाज किया जाता था, वो सब इनमें उपस्थित था। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जैसे बाद के काल में रासायनिक कला और शिल्प। ये जो ऐतिहासिक काल हो गई, उसके बाद क्या हुआ उसमें देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कांच बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण वगैरह बनाना, कपड़े की रंगाई, चमड़े की टेनिंग, ये सब चीज़ें भी बाद में डेवलप होते गई। रासायनिक कला, शिल्प थे, इन सभी का विकास इस काल में हुआ। कांच निर्माण में चूना, बालू, क्षार एवं धात्विक ऑक्साइड प्रयुक्त होते थे, और कांच को रंगने की कला इसी काल में प्रारंभ हुई। यानी कि जो अभी हम डिफरेंट टाइप्स के जो कांच वगैरह देखते हैं कलर्स में, उनको रंगने की कला भी इस काल से स्टार्ट हो गई थी। कागज निर्माण 7वीं सदी के आसपास में प्रारंभ हो गया था। फिर साबुन वगैरह बनाना भी इस समय स्टार्ट हो चुका था। जैसे यहाँ पर देखो, कपड़े धोने के प्राचीन भारतीय कुछ पौधों और उनके फलों से, जैसे रीठा, सिकाकाई के साबुन का इस्तेमाल करते थे। इन पौधों के फलों के माध्यम से साबुन बनाया जाता था और उनको फिर यूज़ करते थे हम कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो ये सब उनके बारे में लिखा हुआ है, किस तरह से हमने जो प्राचीन भारत में जो रसायन था उसके अंतर्गत ये चीज़ें ऐड की गई हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब देखते हैं हम रंगाई किस तरह से होती है। जो अभी वर्तमान में बहुत सारे कलर्स वगैरह होते हैं और उसका यूज़ करके रंगाई की जाती है। तो पुराने समय में देखते हैं हम, पौधे और उनके उत्पाद जैसे मजीरा, हल्दी और कुसुम मुख्य रंगाई सामग्री थी। यानी कि इनका यूज़ ज़्यादातर करते थे पुराने समय में। जो रंगाई वगैरह थी उसके लिए केमिकल्स के रूप में। रंगाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सामग्री में ऑर्नामेंट और कुछ कीड़े जैसे लाख, कोचिनियल और क्रमेस थे। ये कुछ कीड़े वगैरह भी थे और जिनके माध्यम से भी जो कलर था उसका यूज़ किया जाता था। अर्थवेद में 1000 ईसा पूर्व इसकी जानकारी मिलती है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में ही है। थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सौंदर्य प्रसाधन और इत्र। जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके माध्यम से मेकअप वगैरह किया जाता है, या फिर जो भी सामग्री उपलब्ध है जिसके माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाती है, क्रीम, पाउडर। तो प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है और कौन कौन सी सुविधा थी देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, संस्कृत साहित्य में सौंदर्य प्रसाधन और इत्र के संदर्भ बड़ी संख्या में पाए गए हैं। जैसे वराह मिहिर की वृहत संहिता में इसके बारे में भी बताया गया है, कौन कौन से सौंदर्य के लिए जो औषधियाँ वगैरह हैं उनका यूज़ किया जाता था। सौंदर्य प्रसाधन और इत्र बनाने का अभ्यास मुख्य रूप से
पूजा बिक्री कामुक आनंद के उद्देश्य से किया जाता था। जैसे वर्तमान में हम अगरबत्ती वगैरह देखते हैं, इत्र वगैरह देखते हैं, तो ये इसमें पुराने समय से इनकी जानकारी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनके बारे में थोड़ा सा। ये सब इसके बारे में ही लिखा है किस तरह से और सुंदरता के लिए जो प्रयोग में लाए गए थे। अब देखते हैं शाही तक्षशिला, यानी कि जो लिखने की शाही है उसका किस तरह से इसमें यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ देखो, शाही तक्षशिला में खुदाई के दौरान एक शाही के बर्तन का पता चला था, जिससे पता चलता है कि शाही भारत में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही जानी और इस्तेमाल की जाती थी। अजंता की गुफाओं ने कुछ शिलालेख प्रदर्शित किए जो कि रंगीन शाही से लिखे गए थे, जो चौक, लाल शीशा और मिनियम से बने थे। पौधे के गोंद लैंप ब्लैक का उपयोग करके शाही का तरल और ठोस दोनों रूपों में बनाया गया था। यानी कि उस समय भी शाही के बारे में पूरी जानकारी थी। और भी है इनके बारे में, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद अगला देख लेते हैं मादक द्रव्य, उसके बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा है सोमरस, जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। संभवतः भारत में मादक द्रव्यों के प्रयोग का प्राचीन प्रमाण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेडका, प्रसन्ना, अश्व, अरिस्ता, मेरी और मधु जैसे ये प्रोसेस के अंतर्गत जो मादक द्रव्य है उसका फॉर्मेशन या निर्माण भी कह सकते हैं हम, उसका निर्माण होता था। आगे देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के शराब सूचीबद्ध है। मादक द्रव्य यानी कि शराब का निर्माण करना। चरक संहिता ने विभिन्न आसुओं को बनाने के लिए अनाज, फल, जड़, लकड़ी, फूल, तना, पत्तियाँ, पौधों की छाल और गन्ना आदि स्रोत भी उल्लेख है। मतलब इस प्रकार जो शराब बनाई जाती थी इन सभी का उपयोग किया जाता था। जैसे संगम संहिता में लगभग 60 तमिल नाम पाए गए थे ये बनाने के लिए। उसके अतिरिक्त प्राचीन काल से दक्षिण भारत में शराब बनाई जाती थी। सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण भारत में प्राचीन समय में शराब बनाई जाती थी। अगला पॉइंट देखते हैं, फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत प्राचीन समय में क्या हुआ था। जैसे दवाई मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होती थी, है ना। हालांकि कुछ सामग्री जानवरों से भी उत्पन्न होती थी। मुख्य रूप से हम पौधे से लेते थे जो दवाई वगैरह है, उसके अतिरिक्त भी कुछ जो है जानवरों के माध्यम से भी प्राप्त होती थी। दवाओं की तैयारी में अवयवों का संग्रह, उनका शुद्धिकरण करना, उनसे क्षार निष्कर्षण करना, यानी कि जो दवाएं है डायरेक्ट हम पौधों से लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें भी ऐड होती है, तो उनको क्या करना, शुद्धिकरण करना और निष्कर्षण करना, और इन अर्क को पीसना, चिपकाना और मैक्रेशन करना, ये सभी केमिकल की जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेस को पूर्ण किया जाता है। उसके बाद में ही इसको यूज़ में लाया जाता है। जैसे यहाँ पर आश्वासन, विघटन, दहन, तनुकरण, वर्तमान में जिसे हम प्रोसेस पढ़ते हैं डिस्टिलेशन, वेपोराइजेशन और भी जो भी है प्रोसेस, उन सभी प्रोसेस को किया जाता था। और यहाँ पर देखो पारा और सोने का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं के रूप में भी किया जाता था। यानी कि जो पारा था और सोना, इनका उपयोग मेडिसिन के लिए भी किया जाता था, मेडिसिन के रूप में भी किया जाता था। अब देखते हैं साल्ट पीटर और गन पाउडर, यानी कि जो गन वगैरह बनाई जाती है उसमें जो यूज़ किया जाता है वो है साल्ट पीटर। पोटेशियम नाइट्रेट की खोज और बारूद में इसका मुख्य अनुप्रयोग रासायनिक विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक था। ऋग्वेद, अर्थवेद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे प्राचीन जो ग्रंथ थे संस्कृत के, उनमें इन सब की जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हम थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर ये आगे लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखो 4th पॉइंट में लिखा मध्यकालीन कीमिया, यानी कि जो मध्य में रसायन था उसके बारे में। ये था लगभग 800 से लेकर 1300 ईस्वी। भारत में कीमिया मध्यकाल में फली फूली। भारतीय कीमिया में 2 विशिष्ट धाराएँ थी, सोना बनाना, दूसरा अमृत संश्लेषण। एक तो सोना बनाने के लिए और दूसरा था अमृत का संश्लेषण। ये इनके बारे में जानकारी थी। ठीक है, ये आगे आप लोग पढ़ लेना, इसके बारे में ही लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट, सभी लगभग इजी में है। अब देखते हैं हम पारद यानी कि मरकरी के बारे में। पारद का महत्व भारतीय कीमिया रसविद्या में, मरकरी का जो भारतीय रसायन है उसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत ग्रंथों से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता था। साथ ही पशु उत्पाद
उत्पादों का भी उपयोग किया जाता था। महत्वपूर्ण खनिजों का आमतौर पर रस के रूप में संदर्भित किया जाता था और बाद के ग्रंथों में जैसे महाश्रेष्ठ और उप सहायक रसों में वर्गीकृत किया गया था। पारद हालांकि एक धातु है, जो मरकरी क्या है, एक मेटल है, परंतु इसके जो रस महारस के रूप में प्रशंसा की जाती है और रस शास्त्र ग्रंथों में इसके कई नाम हैं, जैसे पर्दा, ये जो नाम है ना, ये किसके, मरकरी के। पर्दा, सीता, रसेंद्र, स्वर्णकारक, सोने का निर्माता, सर्वधातुपति और अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक पौराणिक सेटिंग में शिवजा, शिव से पैदा हुआ और शिववीर्य, शिव का, इस तरह से इनको इन नामों से जाना जाता था। जो प्राचीन जो भी ग्रंथ मिले हैं उसके अतिरिक्त इन नामों से इनको जाना जाता था। भारतीय ग्रंथों में पौधों के 200 से अधिक नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखते हम 5th पॉइंट है, जो कि आधुनिक रसायन। आधुनिक रसायन कब से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के दौरान रसायन मुख्य रूप से कीमिया और हाइड्रोकेमिस्ट्री के रूप में विकसित हुआ, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत से रसायन विज्ञान के लेखन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। तांत्रिक काल के प्रारंभ से ही पूरे उत्साह के साथ की जाने वाली कीमिया फीकी पड़ने लगी। सब इनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसमें आधुनिक रसायन का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर चिकित्सा की शुरुआत और अभ्यास के कारण इसमें गिरावट आई। गतिरोधक के इस दौर में आयुर्वेद पर आधारित दवा उद्योग और अस्तित्व बना रहा, लेकिन इसमें धीरे धीरे गिरावट आई। कुछ रसायनों के उत्पादन के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक रासायनिक विचार पर आधारित नई विधियों का अपनाने लग गए, जैसे कि जो प्राचीन समय में विधियाँ वगैरह थी उनको भूलते गए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, भारतीय रंग गुणवत्ता कम कीमत में श्रेष्ठ थे और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के लिए एक बड़ा व्यावसायिक उद्देश्य पूर्ति थी। इसके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सदी की शुरुआत तक नील की खेती का समर्थन किया, लेकिन अब 1890 में ह्यूमेन ने सिंथेटिक नील की खोज की तो भारत में नील की खेती को नुकसान हुआ था, फिर उसको बंद करना पड़ा। ठीक है, ये सब इसके बारे में ही आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जैसे जो मेन पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं हम। जैसे रसायन विज्ञान का अध्ययन पहली बार कब किया गया था, 1872 में। कहाँ पर, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1886 में रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री लेवल का शिक्षण प्रारंभ किया गया था। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना 1876 में की हुई थी। पीसी रे और चुन्नी लाल बोस जैसे प्रारंभिक रसायनज्ञ इसके सक्रिय रूप से जुड़े। पीसी रे इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे और इस बात पर गर्व करते थे कि प्राचीन और मध्य काल में भारतीयों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की थी। जैसे कि उनके 2 खंडों के हिंदू रसायन विज्ञान का इतिहास स्पष्ट है। रे के बाद चंद्रभूषण डी फूकन ने और ज्योति भूषण पादुनी ने अकादमिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध यानी कि रिसर्च किए। उसके बाद आर.डी. फूकन ने भौतिक रसायन विज्ञान में अनुसंधान के बीज बोए। इस प्रकार युवा वैज्ञानिक के एक समूह ने आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी ली और पीसी रे ने कलकत्ता में बंगाल केमिकल ऑफ फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की। जे.के. गज्जर ने कोटी भास्कर और अमीन की मदद से 1905 में बड़ौदा में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में वकील ने 1937 में टाटा के संरक्षण में सार उद्योग की स्थापना की और टाटा केमिकल्स लिमिटेड अस्तित्व में आया। इस प्रकार भारतीय रासायनिक उद्योग की स्थापना हुई और 20वीं शताब्दी में धीमी लेकिन स्थिर गति से बढ़ता रहा। ठीक है, ये था प्राचीन समय में जो केमिकल्स वगैरह का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी मेथड थी और इनमें किस तरह से जो प्राचीन समय के वैज्ञानिक थे भारत के अंतर्गत उन्होंने इन सभी के बारे में जानकारी दी थी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।